नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया आज नहीं तो कल उसकी जिम्मेदारी होगी, मजबूरी होगी कि वह आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर, बढ़ती हुई महंगाई की खबर या महंगी होती शिक्षा की खबर आपको अवश्य उसको दिखानी पड़ेगी। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सोना हुआ 9वें आसमान पर। जी हाँ, दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। टैरिफ वार और महंगाई बढ़ने की आशंका के बीच शनिवार को जयपुर में शुद्ध सोना एक दिन में 500 रुपये महंगा होकर 87,300 रुपये के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे जेवराती सोना भी पहली बार 81,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इस साल सोने ने 9वीं बार कीमत का नया रिकॉर्ड बनाया। पहली बार 22 जनवरी को सोना 83 दिन बाद 82,000 रुपये के स्तर को पार कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। इसके बाद महज 18 दिन में 8 बार सोना कीमत का नया रिकॉर्ड बना चुका है। व्यापारियों के अनुसार कीमत बढ़ने के बाद जयपुर में गोल्ड ज्वेलरी की मांग 25% तक घट गई है। बता दें कि साल 2025 के 39 दिन के दौरान ही शुद्ध सोना 11.49% यानी 9,000 रुपये तथा जेवराती सोना 11.90% यानी 8700 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। तो अब देखना यह है कि इसकी एवज में कीमत कम होगी या ऐसे ही कीमतें बढ़ती रहेगी। महाकुंभ में शनिवार को सीएम, मंत्रियों और विधायकों ने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद राजस्थान मंडपम में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें देवस्थान विभाग के 593 मंदिरों के लिए भोग राशि 3,000 रुपये किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा इन मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों का मानदेय 7,500 रुपये करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही 6 मंदिरों तथा आत्मनिर्भर श्रेणी के 26 मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं विकास कार्यों के लिए 101 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जीर्ण शीर्ण हो चुके ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भी 25 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। वहीं यूपीएससी में बैठने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर। यूपीएससी ने सिविल सेवा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। सिविल सेवा 2025 भारतीय वन सेवा 2025 परीक्षा के लिए अब 18 फरवरी शाम 6 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं, जबकि 19 से 25 फरवरी तक सुधार कर सकेंगे। पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 11 फरवरी थी। सूत्रों के अनुसार कुछ आवेदकों ने आवेदन करते समय तकनीकी समस्याओं की शिकायत की थी। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर। पुलिस के एक अजीबोगरीब फैसले ने शहर के 14,487 सीएनजी वाहन चालकों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। सुबह और शाम 2-2 घंटे तक कतार में खड़ा रहना पड़ता है। इसके बावजूद ये गारंटी नहीं कि सीएनजी मिलेगी। ऐसे में या तो खाली लौटना पड़ता है या पेट्रोल डलवाना पड़ता है। बता दें कि शहर में यानी जयपुर में सीएनजी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। भागरोटा अग्निकांड से पहले रोजाना 1 लाख किलोग्राम की सप्लाई की जा रही थी। एक माह पहले पुलिस ने दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक सीएनजी टैंकरों की शहर में एंट्री बंद कर दी। ऐसे में पहले जहां हर दिन 160 टैंकर सीएनजी लेकर आते थे, अब 60 ही पहुंच रहे हैं। समय पर सीएनजी नहीं मिलने और लंबी कतारों के चलते डिमांड भी घटकर 60,000 किलोग्राम ही रह गई है। सीएनजी पंप संचालकों का कहना है कि एक टैंकर को कालवाड़ रोड स्थित सीएनजी स्टेशन में सीएनजी भर कर आने में करीब 3 घंटे लगते हैं। ऐसे में 6 घंटे तक सप्लाई बाधित रहती है। ये उपाय किस तरह से हो सकता है, उचित है या नहीं है? रोके जाने के बजाय उसकी सुरक्षा किस तरह से बढ़ाई जा सके, इसका काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ जैसे ही कोई समस्या होती है उस समस्या को हल करने के बजाय उसको रोकना ज़्यादा उचित मानते हैं। इसलिए अब आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या यह उचित है या नहीं। 5 दिन से चल रही परिवहन निरीक्षकों की हड़ताल शनिवार को परिवहन सचिव और आयुक्त शुचि त्यागी की वार्ता के बाद समाप्त हो गई। त्यागी ने वार्ता के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से मांगों को लेकर चर्चा की, जिस पर उन्होंने सहमति जता दी। डिप्टी सीएम, परिवहन अधिकारियों और राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के बीच 2 दिन में 3 दौर में वार्ता हुई। इसमें परिवहन निरीक्षकों की 8 में से 7 मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद परिवहन निरीक्षकों ने 12 फरवरी तक हड़ताल को स्थगित कर दी है।
बैठक में तय हुआ कि धौलपुर जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके लिए गृह विभाग की ओर से 12 फरवरी तक आदेश जारी किया जाएगा। बैठक में निरीक्षकों के कैडर रिव्यू, चेकिंग प्लाजा जैसी स्थायी चेकिंग व्यवस्था के लिए जगह चिन्हित करने, परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने जैसी भी मांगे शामिल है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 और 28 फरवरी को आयोजित की जाने वाली रीट 2024 परीक्षा के लिए सेंटरों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। यह वेरिफिकेशन होने के बाद राजस्थान के सभी सेंटरों की जिलावार लिस्ट जारी की जाएगी। यह वेरिफिकेशन जिला परीक्षा समिति की टीमें कर रही है। बोर्ड सचिव ने बताया कि 41 जिलों में यह परीक्षा आयोजित की जानी है। इसके लिए 1756 सेंटर बनाए गए हैं। अजमेर में सेंटरों की तादाद लगभग 55 है। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा सेंटर तय करने के बाद कुछ सेंटरों को लेकर इस परीक्षा के लिए भी ग्रीवेंस आई थी। राजधानी में अब सर्दी का असर कम होने लगा है। मौसम शुष्क होने के साथ ही तापमान बढ़ने लगा है और धूप भी तल्ख है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 2.1 डिग्री बढ़कर 26.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री बढ़कर 10.6 डिग्री पहुंच गया। हालांकि रात का तापमान सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते मौसम शुष्क रहने के साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं क्लाइमेट चेंज का असर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस साल बसंत ही सीधे गर्मी शुरू होगी, यानी फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च की शुरुआत में तापमान इतना बढ़ चुका होगा कि गर्मी का एहसास होने लगेगा। खान विभाग की ऑनलाइन बोली में पहली बार बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। इसमें ऑनलाइन सिस्टम हैंग होने से लेकर हैक करने का संदेह जताया जा रहा है। दरअसल 7 फरवरी को रामपुरा डाबरी से जुड़ी एक खदान की ऑनलाइन बोली लगनी थी। बोली का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रखा गया। इसी दौरान करीब 1:50 पर सिस्टम में दिक्कत आ गई। पूरा सिस्टम 10 मिनट तक बंद पड़ा रहा। एक ने 1 करोड़ रुपए और दूसरे ने 2 करोड़ 5 हजार रुपए की बोली लगाई थी। बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक की बोली दाता ऑनलाइन दावा करते रहे, लेकिन खान का ऑनलाइन आवंटन एक समूह को 1 करोड़ रुपए में ही कर दिया गया। ऑक्शन के बाद बोलीदाताओं ने अधिकारियों से शिकायत की। उनका कहना है कि तकनीकी सिस्टम में आई कमी से सरकार को 8 से 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये बोली 4 से 5 गुना जा सकती थी। कंपनियों ने सिस्टम में आई कमी के सबूत भी विभाग को दिए। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। चिरंजीवी योजना को क्या एक समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है या इसके पीछे कोई और षड्यंत्र चल रहा है? एसएमएस अस्पताल में चिरंजीवी योजना और महायोजना के तहत इलाज करवाने वाले मरीजों के क्लेम लगातार खारिज किए जा रहे हैं। कंपनी ने 1 साल में एसएमएस अस्पताल के 80 करोड़ रुपए के क्लेम पेंडिंग में डाल दिए हैं। यानी कि अस्पताल की ओर से जो भी क्लेम गए, कंपनी ने उनमें से कुछ न कुछ कमियां निकालकर उन्हें रिजेक्शन में डाल दिया। सामने आया कि कंपनी की ओर से क्लेम रिजेक्ट करने के जो भी कारण बताए वे बेहद ही चौंकाने वाले थे और इसे लेकर अस्पताल प्रशासन ने कड़ी आपत्ति भी जताई है और लिखा है कि रिजेक्ट किए गए क्लेम को पास किया जाए और पैसा अस्पताल को दिया जाए। वर्ष 2022 तक एसएमएस की ओर से दिए जाने वाले क्लेम में 4 से 5% को रिजेक्ट कर दिया जाता था। अस्पताल प्रशासन ने इस रिजेक्शन को कम कराने के लिए चर्चा की। इसके बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ओर से राइटर्स बिजनेस कंपनी को यह काम दिया गया, लेकिन कंपनी को काम देने के साथ ही गड़बड़ शुरू हो गई। जो 5% तक क्लेम खारिज होते थे वह रिजेक्शन 40% तक पहुंच गया। यानी कि सरकार का पैसा सरकार के खाते में जाने पर ही खत्म हो गया। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं कि जो सरकार के पास जाता पैसा उसको किस तरह से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, यानी कि चिरंजीवी योजना को किस तरह से इस पर आक्रमण किया जा रहा है, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र नहीं होने के बावजूद लाभ उठा रहे 44 लोगों का पता चला है। इन सभी को एनएफएसए से नाम हटवाने के लिए नोटिस दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 3 दिसंबर 2024 से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया जा सकता है।
नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाट के आदेश पर सभी जोन उपायुक्त और जोन ओआईसी ने क्षेत्र में मुख्य बाजारों, प्रमुख मार्गों पर सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी जोन उपायुक्तों एवं जोन ओआईसी ने सफाई कर्मचारियों की हाजिरी, ओपन कचरा डिपो की स्थिति, दुकानों के बाहर हरे व नीले रंग के डस्टबिन की स्थिति देखी। स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत चयनित सीटीयू पॉइंट्स की मॉनिटरिंग, स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदंडों की मॉनिटरिंग सहित कई चीजों को देखा गया और निरीक्षण किया गया। कमिश्नरेट की वेस्ट जिला पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 250 उन बदमाशों को चिन्हित किया जिनके खिलाफ 3 या उससे ज्यादा आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और वर्तमान में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। ऐसे में पुलिस की स्पेशल टीमों ने सभी की गतिविधियां खंगाली तो सामने आया कि इनमें से ज्यादातर बदमाश जयपुर में बिना सत्यापन के मकान किराए पर लेकर रहते हैं। इनमें वाहन चोर, नकबजन, शराब तस्कर, मादक पदार्थ तस्कर, हत्या के आरोपी तक शामिल है। इस तरह से किराए पर रखने वाले 50 मकान मालिक भी रडार पर हैं। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर होना ये चाहिए कि हर मकान मालिक पर यदि इस तरह का कोई किराएदार मिले तो उन मकान मालिकों पर इस तरह के कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि और भी कई मकान मालिक इस तरह के किराएदार रखें तो उन पर भी इस तरह से दबाव रहे और वह कंट्रोल में रहे। वरना आए दिन किराएदार यहाँ कुछ भी करके जाते हैं और मकान मालिक बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान के 41 जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी संगठनों ने खेमराज समिति की रिपोर्ट की होली जलाई। धरने में प्रदेश भर के महासंघ से संबद्ध 88 संगठनों के हजारों कर्मचारियों सहित महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने कहा कि महासंघ का 11 सूत्रीय मांग पत्र लंबे समय से सरकार के विचाराधीन है, लेकिन मांगों पर सरकार की संवादहीनता आश्चर्यजनक है। इसके साथ ही खेमराज चौधरी समिति की रिपोर्ट में अधीनस्थ सेवाओं के 8 लाख कर्मचारियों की वित्तीय एवं प्रशासनिक हितों की जो उपेक्षा की गई है, जिससे कर्मचारियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि खेमराज समिति की रिपोर्ट शासन एवं सरकार के इशारों पर बनाई गई है। रिपोर्ट में राज्य सेवा के उन अधिकारियों को लाभान्वित किया गया जो ज्ञापन देने भी नहीं गए एवं जिन कर्मचारी संगठनों ने संपूर्ण तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखा, उनकी एक भी मांग स्वीकार नहीं की गई है। वहीं जयपुर राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ भी इसके समर्थन में आ गए। महामंत्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर धरने में संघ के प्रदेश अध्यक्ष दशरथ कुमार एवं कार्यकारी अध्यक्ष भगवती प्रसाद के नेतृत्व में राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ से जुड़े जिले भर के कर्मचारी शामिल हुए। नीमका थाना जिला व सीकर संभाग बहाली की मांग को लेकर एडीएम कार्यालय के बाहर चल रहा संघर्ष समिति का धरना बीती रात को अचानक हटा लिया गया। शनिवार को दिन भर इस बारे में संघर्ष समिति के किसी भी पदाधिकारी ने कोई बयान नहीं दिए। इससे इलाके में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अभिभाषक संघ का धरना शनिवार को भी जारी रहा। अध्यक्ष सत्यनारायण यादव ने बताया कि संघर्ष समिति ने क्रमिक अनशन व धरना क्यों हटाया, इसको लेकर किसी से कोई चर्चा नहीं हुई। वकीलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हाईकोर्ट में भी नीमका थाना जिला व सीकर संभाग बहाली को लेकर पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। जिला संघर्ष समिति संयोजक बलदेव यादव ने भी मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया। फिलहाल धरना खत्म होने से कई तरह की चर्चा हो रही है। पाली की ये बड़ी खबर, औद्योगिक नगर उपडाकघर से राष्ट्रीय बचत प्रमाण योजना यानी एनएससी में एफडी कराने वाले 13 खातेदारों से 67.65 लाख रुपए गायब होने की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम शनिवार सुबह 7 बजे पाली पहुंच गई। यहां उपडाकघर के रिटायर्ड उपडाकपाल भगवती लाल शर्मा के नया गांव रोड स्थित घर पर शाम 8:30 बजे तक जांच चलती रही। इन पीड़ितों की पासबुक पर मोहर के साथ भगवती लाल शर्मा के हस्ताक्षर हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि पीड़ितों से रुपए लेकर पासबुक भी जारी कर दी, लेकिन डाकघर में इनके खाते ही नहीं खुले। केला देवी अभ्यारण्य से भटककर एक 7 माह का पैंथर शावक शनिवार दोपहर करीब 2 बजे चंबल नदी किनारे केम कच्छ गांव के पास पहुंच गया। शावक को देखते ही कुत्तों ने हमला कर दिया। जान बचाने के लिए शावक खेतों में भागता रहा। चरवाहे धन सिंह मीना ने यह नजारा देखा और तुरंत ग्रामीणों व वन विभाग को सूचना दी।
करौली डीएफओ पीयूष शर्मा के निर्देश पर रेंजर विजयपाल यादव के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तब तक कुत्तों के हमले से शावक लहूलुहान हो चुका था। फिर उसका रेस्क्यू किया गया और जंगल में छोड़ा गया। फरवरी में कम होती ठंडक और बासंती बयार के बीच कैलाश खेर की सूफियाना गायकी ने लोगों को भरपूर मनोरंजन दिया। खासकर वहां चल रही कॉन्फ्रेंस में जमा हुए सैकड़ों डॉक्टर्स ने गीतों को एंजॉय किया। पद्मश्री और सूफी गायक कैलाश खेर ने मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया से अपना प्रोग्राम शुरू किया। आयो जी भगवान विनती सुन लो पग पखारू गीत सुनाया। उन्होंने कहा कि लोगों का उत्साह देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉलेज की भीड़ में परफॉर्मेंस दे रहा हूं। उन्होंने डॉक्टर्स से आगाह किया कि कोल्ड प्ले और बॉलीवुड सॉन्ग के साथ सूफी को भी सुना करें। जवाहर कला केंद्र में चल रही संगीत संध्या सुमिरन के दूसरे दिन यानी शनिवार को मोहम्मद वकील ने अपनी सुरीली आवाज में गजलों की प्रस्तुति दी। सारेगामा मेगा फाइनल विनर और फिल्म वीर जारा के पार्श्व गायक मोहम्मद वकील ने अपने प्रस्तुति के जरिए गजल सम्राट जगजीत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जगजीत सिंह की गजलों तेरे आने की जब खबर महके और होठों से छू लो तुम से शुरुआत की। उनकी सधी हुई गायकी, गजल के शब्दों की गहराई और दिल को छू लेने वाली अदायगी ने श्रोताओं को रोमांचित कर दिया। वकील की प्रस्तुति महज एक गजल संध्या ही नहीं बल्कि एक संगीतमय अनुभव था। उनकी स्वरों की बनावट, दिलकश शेरों की पेशकश और गजल की अर्थपूर्ण पंक्तियों पर की गई गिरहबाजी ने श्रोताओं को आनंदित कर दिया। हर गजल के बाद संगीत प्रेमी दिली दाद देते नजर आए। रिश्तों में अहम की टकराहट कैसे प्यार को मजाक बना सकती, इसे हास्य रंग में पिरोकर नाटक दिलवाले दुल्हनिया दे जाएंगे में प्रस्तुत किया गया। युवा नाट्य लेखक अनुरोध शर्मा रचित इस नाटक का मंचन जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में हुआ, जिसे निर्देशिका सुप्रिया शर्मा ने प्रभावी ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, देश का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जहां 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता हो, राजस्थान का जयपुर के चौंप में बनने वाले इस स्टेडियम का सपना अब धीरे धीरे बिखर रहा है। काम हुआ 191 करोड़ रुपए खर्च भी हुए, लेकिन 1.5 साल पहले सब बंद हो गया। बनता तो यह राजस्थान क्रिकेट संघ का खुद का स्टेडियम होता, लेकिन तत्कालीन आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत के इस्तीफे के साथ ही स्टेडियम का काम रुका तो फिर शुरू नहीं हो पाया। फिर प्रदेश में सरकार भी बदल गई, इसके बाद से इस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। मालूम हो कि स्टेडियम के पहले फेज का काम अक्टूबर-नवंबर 2023 तक ही पूरा हो जाना था। स्टेडियम के लिए हिंदुस्तान जिंक से 300 करोड़ रुपए लगाने पर सहमति बनी थी। इसका नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा जाना था। करीब 60 करोड़ रुपए कंपनी ने दिए भी। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस के जयपुर सेंट्रल जेल में हुए इंटरव्यू के मामले में भास्कर के खुलासे के बाद पुलिस ने सिम खरीदने वाले सिकंदरा निवासी राजू को गिरफ्तार कर लिया। इससे सिम हार्डकोर बदमाश ने ली थी, जो बांदीकुई थाने का स्टेट शीटर है। स्टेट शीटर की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। वह 2 अन्य मामलों में पहले से ही वांटेड चल रहा है। राजू बैरवा को लालकोटी थाना पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। राजू ने सिम वर्ष 2022 में खरीदी थी। उससे यह सिम शेखपुरा निवासी जीतू ने ली। राजू का कहना है कि सिम लेने के बाद जीतू उससे नहीं मिला। जीतू ने सिम इंटरनेट उपयोग के बहाने से ली थी। कमिश्नरेट की सीएसटी ने शहर के अलग अलग थाना इलाके में करीब 1 दर्जन वाहन चुराने वाले हाईटेक चोर को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी कुंजीलाल कुज्जा उर्फ बन्ने सिंह सवाई माधोपुर के मेहरावंड का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की एक कार भी बरामद की है। जयपुर रेलवे स्टेशन में 4 महीने पहले लापता हुई 2 बच्चों के अपहरण का मामला 9 जनवरी को जीआरपी थाने में परिजनों ने दर्ज कराया। पुलिस जांच में आया कि बच्चियां रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। उसके आगे पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है। अब पुलिस अलग अलग स्थानों पर बच्चियों को फोटो के आधार पर तलाश कर रही है। एएसआई जगदीश ने बताया कि एमपी का एक परिवार रेलवे स्टेशन पर खानाबदोश की तरह रहता है। माता पिता दोनों ही शराब पीने के आदी हैं। अक्टूबर में दोनों बच्चों को शराब के नशे में परिजनों ने खाना लाने को कहा था। जब दोनों बच्चियां खाना लेकर आ गई तो उसके बाद पिता कहीं चला गया। मां ने बच्चियों को पिता को तलाश कर लाने को कहा तो इस पर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दिया। पुलिस ने बताया कि परिजनों के पास दोनों बच्चियों की न तो कोई फोटो थी, न ही कोई वैध दस्तावेज।
पुलिस को चाहिए कि जैसे भी या जिस प्रकार भी ऐसे खानाबदोश रहते हैं, उनके साथ बच्चे रहते हैं, तो या तो उनके लिए ऐसा कोई इंतज़ाम किया जाए ताकि उनकी फ़ोटो या उनकी कोई पहचान शामिल की जाए, ताकि इस तरह से कोई गायब होते बच्चों को देखा जाए या गायब हुए तो उनकी कोई पहचान से पुलिस को आसानी हो सके। लेकिन जयपुर नहीं, पूरे देश में इस तरह के हज़ारों बच्चे रोज़ लापता होते हैं, लेकिन कोई भी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि इससे किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। न ही हम इतने सजग हैं कि हम इस तरह की खबरों को कोई बढ़ावा दें। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।